सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, एक ब्रीफ दे देता हूँ उसके बारे में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने जो कल पढ़ा है वो आप भूल चुकी हो। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? देखिए, लाइफ प्रोसेसेस उन प्रोसेसेस या उन फंक्शंस को बोला जाता है जिस फंक्शंस को परफॉर्म करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी होता है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा रहना चाहता है तो उन फंक्शंस को उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा बिना किसी एक्सक्यूज के। ठीक है, उसको फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ऐसे फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता तो वो फिर जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करना काफी इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मोबाइल चलाना, सोना, खाना पीना, ये सब है ना? नहीं भैया, ये सब नहीं, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी प्रोसेस है लाइक रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है, डाइजेशन, इंजेशन, खाना खाना, उसको पचाना, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका, न्यूट्रिशन वही खाना खाना, ट्रांसपोर्टेशन, आपके बॉडी में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ये सारी चीजें कुछ कुछ प्रोसेस हैं जिनको परफॉर्म करना कंपलसरी होता है। उनमें से अपने एक को लिए थे न्यूट्रिशन, और उसी को अपन डिस्कस करना स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। तो मैं आपको एक बताया था न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है, एक्चुअली न्यूट्रिशन इज द फूड दैट यू ईट एंड द वे दैट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, इसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। जैसे कि आपने जो खाना खाया, जो जिस टाइप का आप खाना खा रहे हो, और वो आपकी बॉडी में कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खाना न्यूट्रिएंट होता है। खाना न्यूट्रिएंट है, यानी कोई भी फूड आप खाते हो जैसे रोटी, चावल, ये सब न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना को खुद प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स। और वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं समथिंग लाइक क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सारे होते हैं, यानी वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीजें होती है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये अपन ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, इसका मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। ठीक है, डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैं इसमें। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। हम लोग सभी को पता है अभी तक में, फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है, जिसमें प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ता है, रूट्स या सॉइल से उसको वाटर मिनरल्स मिल जाते हैं, उनको रिएक्ट कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कहाँ कराता है ये सब चीजें? क्लोरोफिल में कराता है। तो उससे बनता है, उसको क्या, ग्लूकोज बनता है, यानी प्लांट का ग्लूकोज, क्या प्लांट का खाना बनता है। साथ में बनता है ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है, जो हमारे काम आती है। इसी कारण हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन देता है हमको हमारे ब्रीथिंग के लिए। तो वो काफी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अपन उसमें नहीं जा रहे। अपन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लांट को जो चार चीजें की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों चीजें प्लांट के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस कैसे? अगर ये चारों में से एक भी गायब हो गया, एक भी, तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे कि अगर प्लांट को सब चीज मिल रहा है लेकिन सनलाइट नहीं मिल रहा है, जैसे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, उसके पास क्लोरोफिल भी है, लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो प्लांट जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि सनलाइट के एब्सेंस में खाना नहीं बन सकता। वैसे ही क्लोरोफिल के एब्सेंस में खाना नहीं बन सकता, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना मिले तो खाना नहीं बन सकता, और वैसे ही अगर पानी ना मिले तो भी खाना नहीं बन सकता। ठीक है, इवन तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आप अगर सोच रहे होगे कि सर रेगिस्तान में तो कैक्टस उगता है, उसको तो पानी नहीं मिलता, तो फिर उसको खाना, भैया उसको ही पानी मिलता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो नीड है उसकी बहुत कम रहती है। ठीक है, हर एक प्लांट अपने अपने तरीके से अडेप्ट होता है वेदर कंडीशन को लेकर। उसको उस प्लांट को पानी की काफी कम जरूरत पड़ती है इस कारण। ठीक है, तो अपन उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, अपन वापस आते टॉपिक पे। अपना कल का प्लांट का खत्म हो चुका था। कल अपन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी डिस्कस कर चुके थे। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। वो आइदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेगा या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म आइदर दूसरे हेटरोट्रोपिक के ऊपर डिपेंड करेगा या दूसरे ऑटोट्रोपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो भी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आता है।
शायद तक इंसान अपना खाना खुद नहीं बनाता। अब आप डाउट मत लाना अपने मन में कि आपकी मम्मी तो किचन में खाना, सर मेरी मम्मी तो मेरे किचन में खाना खुद बनाती है खुद का, तो वो ऑर्डर टॉपिक हुई। नहीं सर, आपकी मम्मी जो खाना प्रिपेयर करती है वो खाना क्या वो रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करती है? नहीं, उनको भी बना हुआ मिलता है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी रोटी बना रही है तो रोटी कहाँ से बनाएगी? आटा से। आटा किसका? गेहूं का आटा ले लो, तो गेहूं कहाँ से मिला? प्लांट से मिला ना, व्हीट प्लांट से मिलता है ना, तो वो खाना कहाँ से आया? प्लांट से आया। ठीक है, आपके किचन में तो नहीं आया था वो। ठीक है, तो यही होता है ना कि एक ह्यूमन बीइंग ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, वो क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्दर अपन अगर क्लासीफाई करना चालू करें तो 3 टाइप के अपन निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं सैप्रोफाइटिक, एक पैरासिटिक और तीसरा होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए सिर्फ डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फंगस क्या होता है? मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लगता है फंगस, तो वो अपना खाना मरे हुए ऑर्गेनिज्म से निकालता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासिटिक, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी वाला है ये पैरासिटिक। इसमें क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। जैसे मच्छर को क्या चाहिए? खून चाहिए। वो आता है आपके बॉडी से खून निकालेगा, चला जाता है। अब एक बात बताओ, मच्छर को क्या चाहिए? खून चाहिए। वो खून आपकी बॉडी से लेगा, तो क्या वो मच्छर आपकी बॉडी से खून निकालने के लिए आपको मार दिया? नहीं, वो क्या किया? वो आया एज अ होस्ट, आपकी बॉडी को ट्रीट किया और चला गया। यानी कि वो आया, अपना काम किया, उसको जो खून चाहिए था फिर वो चला गया। क्या उसके लिए वो आपको मारा? नहीं मारा ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड तो करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, लेकिन वो उनको मारते नहीं है, वो सिर्फ अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो चले जाते हैं। जैसे लीच, ये लीची होता है ना, ठीक है, जिसको हिंदी भाषा में जोक बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो आता है आपकी बॉडी में चिपक जाता है, आपकी बॉडी से खून निकालते रहता है। वो आपको मारता नहीं है, वो आपकी बॉडी से खून निकालते रहेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके खून निकालने की वजह से आप मर जाओ तो अलग बात है, आपकी बॉडी में ब्लड का कमी हो जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन क्या वो आपको मारा खून निकालने के लिए? नहीं, वो तो सिर्फ अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासिटिक बोला जाता है। तीसरा आता है होलोजोइक। ये सब चीजें अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मैं अभी सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक में ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना ऑब्टेन तो करता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल में, फिर अपनी बॉडी में उसको लेकर आता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल मटेरियल पे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोई भी मटेरियल खाते हो, जैसे आप रोटी खाए मान के चलो, तो रोटी में प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, काफी सारी चीजें प्रेजेंट है। अभी सारी चीजें एक साथ प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, यानी काफी बंच में प्रेजेंट है वहां पर, तो एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स बोलने से एक उलझा हुआ चीज या कठिन चीज या एक झुंड किसी चीज का, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, उसको आप खाएं रोटी को, व्हीट को, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट है, वो आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी में जाने के बाद वो सब अलग अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, मिनरल्स अलग। तो आपकी बॉडी क्या की? कॉम्प्लेक्स को लिए आप और आपकी बॉडी तोड़ रही है उसको सिंपल में। तो ये जो प्रोसेस परफॉर्म करता है वो होलोजोइक के अंदर आता है। ठीक है, फर्दर हम लोगों को पता है कि हेटरोट्रॉपिक 3 टाइप के भी होते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो कि कंप्लीटली डिपेंड करते हैं सिर्फ ऑटोट्रॉप्स पे, यानी प्लांट्स पे, हर्ब्स पे। इस तरह को हार्बीवोर्स बोला जाता है। सिंपल भाषा में बोला जाए आप बोल सकते हो प्योर वेजिटेरियन टाइप। ठीक है, और दूसरा आता है आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स प्योर नॉन वेजिटेरियन, वो सिर्फ नॉनवेज ही खाएंगे, वो सिर्फ मीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे टाइगर, लायन, ये सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग बीइंग है, लिविंग, हाँ बीइंग बोल सकते हो, लिविंग बीइंग है, ये सिर्फ और सिर्फ मीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनको अपना खाना मीट से ही मिलता है। और तीसरा आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है? ओमनिवोर्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मीट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होता है? ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स है। वो क्या होता है? वो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है अपने खाने के लिए और एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इतना अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन। प्लांट में तो देख चुके हैं, अब एनिमल में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप मेरे को एक बात बताइए, लेकिन पहले एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को छोड़कर कितने टाइप का हो सकता है? वैसे तो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको पता होगा कि एक होता है सिंगल सेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक होता है सिंगल सेलुलर और एक होता है मल्टी सिंगल सेलुलर यानी सिंगल सेल या सिंपल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप इसको चाहो तो। मल्टी
मल्टीपल सेल्स वाले, या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, ठीक है आप इसको, या एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। तो हम दोनों में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले सिंपल वाले को लेते हैं कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर खाने को कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे वो अपने उस खाने को यूटिलाइज करता है, कैसे करता है। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं अमीबा का। हम लोग सभी को पता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड बॉडी है अमीबा का। इसके पास कोई अलग से बहुत सारे सेल्स नहीं होते, इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, और वो एक ही सेल उस अमीबा का सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, सारा का सारा फंक्शन। वही सब कुछ खाना भी निकालेगा, पचाएगा भी, चबाएगा भी, एक्सक्रीट भी करेगा, एसिमिलेट यानी एब्जॉर्ब, सब कुछ वही करता है, सब कुछ वही करता है अमीबा का सिंगल सेल। तो इसको डील करेंगे दोस्तों। चलिए देखिएगा अमीबा के बारे में। अमीबा, हम लोग इतना कुछ पता चल गया कि एक अमीबा सिंगल सेल बॉडी होता है। अब क्योंकि सिंगल सेलुलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका डायग्राम जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ये मैं एक अमीबा का डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर सेंटर में मैं बना देता हूँ एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है अमीबा का। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये अमीबा अभी चुपचाप बेचारा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अमीबा है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको फूड दिखा, ये फूड पार्ट है इसका, ये अमीबा का फूड है। तो क्या होगा, अब देखिएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये अमीबा है, जैसे इसको फूड दिखेगा, ठीक है, इसका बॉडी अपने आप शेप को ट्रांसफॉर्म करना चालू कर देगा, इसका बॉडी का शेप कुछ स्टेप्स होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर न्यूक्लियस है, और वो जो फूड था यहाँ पर जो आपको फूड दिख रहा है, ठीक है, ये फूड क्या होगा, ये और अमीबा अपना बॉडी को लेकर इधर खिसक गया, आगे आ गया फूड तक, क्योंकि फूड तो आएगा नहीं उसके पास। तो अमीबा अपना बॉडी को लेकर यहाँ चला गया, और फूड कुछ लगभग यहाँ पर पहुंच चुका है इसके, ठीक है। तो ये फूड मटेरियल है, ये अमीबा का बॉडी है, और ये उसका न्यूक्लियस है। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो मैंने रेड कलर का यहाँ पर मैं डिटेल दे देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका अमीबा का बॉडी है, ये फूड है, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको टेंटिकल्स टाइप के दिख रहे हैं निकले हुए, इनको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया पर पी साइलेंट होता है, ठीक है, सूडोपोडिया। ये जो टेंटिकल्स यानी ऐसे निकल रखा है, कवच टाइप का एक तो, ठीक है, पकड़ने के लिए हुक टाइप का निकल रखा है, ठीक है, ये इस टाइप का जो निकल रखा है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस प्रोसेस का नाम भी सूडोपोडिया ही है, ठीक है, ये जो निकल रखा है इसी की वजह से इस प्रोसेस का नाम भी सूडोपोडिया पड़ता है। अब क्या होता है ना, जैसे ही इसका ये जो फूड है वो थोड़ा एंटर करेगा, इधर और अंदर आएगा, या अमीबा अपना बॉडी को उधर लेकर जाएगा, ये क्लोज हो जाता है, ये कुछ सबटिल स्टेप का हो जाएगा। फिर ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज हुआ था, तो मैं उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर इसकी बॉडी को थोड़ा बेंड कर दिया हूँ, बाकी वैसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर इसके बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं है, तो ये जैसा चाहे अपने बॉडी का शेप को रख सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो खाना यहाँ पर आपको दिख रहा है वो खाना एंटर कर चुका है, अब वो बॉडी के अंदर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब काम चालू होगा अमीबा का मेन काम। जैसे ही फूड बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, इसके जो सेल है अमीबा का, जो बॉडी या जो सेल है वो इसको सराउंड कर लेता है, उसका साइटोप्लाज्म इसको सराउंड कर लेता है, और यहाँ पर इसके एक्चुअल में एंजाइम्स बोलना चाहिए, ये एंजाइम्स इसको क्या करना चालू कर देते हैं, डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। ये इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं अभी, कौन, एंजाइम्स। अमीबा बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उस खाने को घेर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये अमीबा का शेप मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शेप से पहले आप चलिए पहले उसी को देख लीजिए शेप को, फिर मैं आगे बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर का, ये आपका जो फूड था ये फूड हो गया, ठीक है। ये एंजाइम का जो कवरिंग हुआ था जो कि उसको डाइजेशन में हेल्प कर रहा था वो ये है, और ये न्यूक्लियस है उसका, सही है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, और अब डाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ, पहले अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है यानी इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर, दूसरे प्रोसेस में क्या करता है वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, तीसरे प्रोसेस में डाइजेशन हो चुका है यहाँ पर। तो अब यहाँ से देख रहे होंगे आपको एरो आउटवर्ड दिख रहा है, यहाँ पर एरो इनवर्ड बनाया मैंने, काफी छोटा है तो विजिबल शायद ही हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो हो रहा होगा कि यहाँ पर आउटवर्ड एरो बनाया मैंने। आउटवर्ड एरो में अब ये डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी अमीबा का बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिटिल बिट चेंजेस आएंगे, ठीक है, अमीबा के बॉडी में। अभी यहाँ पर आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ इनिशियल था स्टार्टिंग और ये अभी एंडिंग में आ गया है, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ,
यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज तो विजिबल हो ही रहा होगा, ठीक है। अभी ये जो आपका फूड था वो डाइजेस्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं छोटा सा टिक्की बना देता हूँ, क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो अब थोड़ा ही सा ही एकदम रिमेनिंग पार्ट समझिए, ठीक है। यहाँ पर पहले एक बात समझिए आप, अमीबा यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो कितना छोटा था, जैसे फूड को एब्जॉर्ब किया हुआ एनर्जी को, इसका साइज बढ़ गया, तब आपको ये समझ में आ गया कि फूड से निकला हुआ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस एनर्जी को यूटिलाइज किया। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अमीबा जो एनर्जी निकलती है फूड से उसको एब्जॉर्ब करने के बाद दो चीजों में यूटिलाइज करता है, एक तो रेस्पिरेशन के लिए, अपने आप को रेस्पिरेट तो करना पड़ेगा उसको एनर्जी निकालने के लिए, और दूसरा अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, मैच्योर करने के लिए या बड़ा करने के लिए साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको साइज उसका बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसको एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पर पहले यहाँ पर खाना इंजेक्ट हुआ फूड, दूसरे में डाइजेस्ट हुआ, तीसरे में जो एनर्जी निकली वो एब्जॉर्ब हुई, चौथे में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो उसको यूटिलाइज कर लिया गया उस एनर्जी को, और अब पांचवा और लास्ट प्रोसेस यहाँ पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसको, ये क्या हुआ अभी है, ये जो अमीबा था आपका, ये तो अमीबा हो गया यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मेरे से, ठीक है। तो ये है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा इधर हल्का, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिसेलुलर है कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मिनिमम फूड बचा था, मैंने क्या बताया आपको, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, अब ये यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी जो एनर्जी निकली है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज किया जा रहा है वर्क करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया, अब पूरा का पूरा खाना तो यूज होगा नहीं, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उस वेस्ट मटेरियल को ये यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया, तो ये हो गया इजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ इंजेशन यानी खाना का इंटेक, यहाँ पर हुआ डाइजेशन यानी खाने का ब्रेकडाउन, यहाँ पर हुआ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी खाने का जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, यहाँ पर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है यानी एसिमिलेशन, यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको बाहर निकालना यानी इजेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल 5 प्रोसेस आपको दिख रहे होंगे एकदम विजिबल क्लियरली। पहला है इंजेशन यानी कि खाने का इंटेक, दूसरा है डाइजेशन यानी इंटेक फूड का ब्रेकडाउन सिंपल मटेरियल पे और एनर्जी रिलीज करना, जो रिलीज एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन, वो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी उसको यूटिलाइज करना एसिमिलेशन, और उसको यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना इजेशन कहलाता है। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान देंगे, मैं आपको शुरुआत में बोल चुका हूँ कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड बॉडी है, तो इसमें इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स या स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होगा किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, एक सिंगल सेल ही सारी चीजों को परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अमीबा के पास माउथ नहीं होगा जहाँ से वो इंजेक्ट करेगा, वो पूरी बॉडी में कहीं से भी इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली जैसे ह्यूमन बीइंग में एनस प्रेजेंट होता है, वैसे ही अमीबा में कोई पर्टिकुलरली एनस नहीं है किसी चीज को एक्सक्रीट करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट नहीं है इसके पास जो कि खाने को बाहर रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वही बॉडी उसका इंजेक्ट करेगा और वही बॉडी वहीं पर से क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अमीबा में इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ना सिर्फ अमीबा में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ेंगे अभी डील करेंगे एनिमल से रिलेटेड, उन सब में ये 5 पार्ट्स होंगे, 5 टाइप्स होंगे फॉर न्यूट्रिशन के। जैसे ह्यूमन बीइंग का डिस्कस करेंगे अपन तो उसमें भी 5 होंगे, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ ताकि समझ में आए नेक्स्ट क्लास में जो अपन टॉपिक डील करेंगे। तो इंजेक्शन का ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, इंजेक्शन मतलब हमारा माउथ ले सकते हैं अपन, खाना वहीं से इंजेक्ट करते हैं। दूसरा क्या आएगा आपका डाइजेशन, डाइजेस्ट करना यानी खाना जो आप खा रहे हो उसको आप डाइजेस्ट करोगे। तीसरा डाइजेशन के बाद क्या होगा, एनर्जी निकलेगा तो उस एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करोगे। चौथा एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज करोगे, आपकी बॉडी में ताकत आ जाएगी, आप उसको यूज करोगे काम करने के लिए, आपका बॉडी ग्रोथ करने के लिए, आपका बॉडी कहीं पर कुछ चोट लगा तो उसको हील करने के लिए, या फिर आपका बॉडी कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए कुल मिला के एसिमिलेशन। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको अपन अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। मैं अगर एक्सक्रीट बोल रहा हूँ, एक्सक्रीट का मतलब है बाहर निकालना, ठीक है। तो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे वेस्ट मटेरियल को, जिसको इजेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो यही 5 प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में भी होता है, ठीक। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ओवर है, ये समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को।